नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है भारतीय संविधान के भाग। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के भाग की ये मेरी दूसरी वीडियो है। क्यों दूसरी है दोस्तों? क्योंकि अपनी पहली वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के 1 से लेकर 10 तक समझाया था, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमारे रह गए हैं 11 से 22 तक, उनके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्लियर है साथियों? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास भारतीय संविधान में 22 भागों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है साथियों? और उन भागों में कहां से कहां तक अनुच्छेदों की भी व्याख्या की गई, ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पता होना चाहिए भाई भारतीय संविधान क्या होता है। दोस्तों, मैं जितने भी संविधान से रिलेटेड वीडियो बनाया हूं, हर वीडियो मैंने संविधान की परिभाषा बताई है। ठीक है, तो एक बार फिर बताना चाहता हूं, क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि भारतीय संविधान से अभिप्राय संविधान क्या है? कानून और नियमों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर किसी देश को शांतिपूर्वक व कुशलता से चलाया जाए। भाई, किसी देश को चलाने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए, किसी देश को चलाने के लिए क्या कायदा कानून होना चाहिए, है ना साथियों? जब पता होगा कि भाई किसी देश को चलाने क्या क्या अनुच्छेद है, कहां से कहां तक क्या अनुच्छेदों में किन चीजों की व्याख्या है, तभी तो हम जान सकते हैं भाई हमारा भारतीय संविधान जो लिखित संविधान है वो कितना महान है। क्लियर है साथियों? तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई, भारतीय संविधान के भाग 11वें भाग में किन चीजों का उल्लेख किया गया, और किन चीजों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? लिखा है संघ राज्य संबंध। संघ और राज्य का संबंध के बारे में उल्लेख है। संघ क्या? केंद्र सरकार और राज्य के बीच के संबंधों के बारे में बताया गया। और ये कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 245 से लेकर 263 तक समझाया गया है। क्लियर है साथियों? 245 से 263 तक समझाया गया है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध है। भाई दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है। किसके अंतर्गत दोस्तों? भाग 11 में। क्लियर? भाग 11 में किस चीज का उल्लेख है दोस्तों? विधायी, आपका दूसरा क्या है साथियों? विधायी के बाद आपका आता है प्रशासनिक, और उसके बाद आता है क्या? वित्तीय। इन तीनों शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है किसमें? भाग 11 में। क्लियर साथियों? और जैसा हम जानते हैं भाई हमारे पास 12 अनुसूचियां दोस्तों। 7वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख था? 7वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख था? भाई संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख। तो वही जो तीनों सूचियां थी दोस्तों, वो इसी के अंतर्गत आती है। भाई संघ और राज्य के बीच संबंध। भाई संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। भाई संघ सूची क्या होता है दोस्तों? संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। क्लियर? और राज्य सूची में दोस्तों केवल राज्य के पास अधिकार होता है कि वह नियम और कानून बनाए। क्लियर साथियों? अगर केंद्र को यह लगता है कि जो राज्य ने जो ये कानून बनाया है वो पूरे राष्ट्र के हित के लिए बहुत लाभकारी है, तो उसको केंद्र भी उस नियम को, उस विषय पर क्या करे, सोच विचार करके कानून बना सकती है। क्लियर? और तीसरा आता है संवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। अगर कभी केंद्र और राज्य में मतभेद हो तो प्राथमिकता किसके पास जाएगी साथियों? केंद्र के पास जाएगी। क्लियर? क्योंकि केंद्र राज्य से बड़ा होता है। क्लियर साथियों? और जो केंद्र और राज्य का संबंध है दोस्तों, किसमें उल्लेख है? 245 से 263 तक। क्लियर हो गया दोस्तों 11वां? अब चलते हैं 12वां कहता है वित्त संपत्तिवाद। जो वित्त संपत्तिवाद है, इसका उल्लेख 264 से 300 तक किया गया है। अनुच्छेद 264 से 300 तक किया गया दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या कहा गया? 280 अनुच्छेद क्या कहता है कि भाई एक देश में क्या होना चाहिए? वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। 280 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि भाई देश में वित्तीय आयोग का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। क्लियर? और इसके अंतर्गत एक और टॉपिक आता है दोस्तों, कहता है कि संघ द्वारा राज्य को दिए गए अनुदानों की व्याख्या की गई है। 266 अनुच्छेद 266 इसी के अंदर आएगा दोस्तों। 266 क्या कहता है? भारत में संचित निधि का प्रावधान होना चाहिए। और 267 क्या कहता है? भारत में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया दोस्तों। किसमें? 267 में। 266 में किसका है?
भारतीय संचित निधि और 267 में भारतीय आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया। तो ये दोस्तों ये जो चारों चीज बताया मैंने वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, भाग 12 में आता है। अब चलते हैं भाग 13 में दोस्तों, कहते हैं भारत के राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य आदि। भाई राज्यों के भीतर जो व्यापार है, लेन देन है वस्तुओं और सेवाओं का, इसका उल्लेख अनुच्छेद 301 से 307 तक किया गया। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या आपने दिल्ली में चाय पत्ती उगती है? नहीं उगती ना दोस्तों। असम से चाय पत्ती आती है, नारियल क्या है, केरल से आता है दोस्तों। तो इन सब चीजों का जो बोला कि भारत के अंदर क्या सभी राज्यों में व्यापार का लेन देन, वाणिज्य का लेन देन होना चाहिए, वो अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। क्लियर साथियों? 13वें में क्या है, व्यापार से रिलेटेड है। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का जो दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं दोस्तों 308 से 323 तक किया गया। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ही उनको हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल राज्य सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल उनको नहीं हटा सकता। क्लियर दोस्तों? उनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। क्लियर साथियों? ये इनमें जो इनका उल्लेख है दोस्तों 308 से 323 तक किया गया। क्लियर साथियों? अब चलते हैं 15वें में एक व्यक्ति खड़ा होता है कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों निर्वाचन मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो इसकी जो चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी वो दोस्तों अपनी 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। और चुनाव आयोग का काम क्या होता है कि समय पर चुनाव करवाना। क्लियर है साथियों? और इसका जो उल्लेख है 324 से 329 तक किया गया है। ठीक है साथियों? अब चलते 16वें में, कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबल। कुछ वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। किसमें दोस्तों? भाग 16 में। क्लियर? और भाग 16 के बाद भाई अनुच्छेद हमारा 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि नए परिसीमन के आधार पर जो अनुसूचित जाति होती है दोस्तों उनमें 84 सीटों का आरक्षण किया गया है और अनुसूचित जनजाति में 27 सीटों का आरक्षण किया गया है। और दोस्तों इन वर्गों में अगर हम बात करें 331 इसी के अंदर आएगा दोस्तों। 330 में क्या बताया? लोकसभा में एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की व्याख्या की गई है दोस्तों उनके आरक्षित सीटों पर। और 331 में कहता है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाएगा। ये 331 में किया गया। और 332 में विधानसभा में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों की व्याख्या की गई है। क्लियर साथियों? और ये किसमें दोस्तों? 330 से लेकर 342 तक। अब चलते हैं 17वां क्या कहता है? राजभाषा, है ना दोस्तों। जैसा 343 अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि भाई भारत का जो भारतीय संविधान में व्याख्या की गई है कि भाई भारतीय संविधान की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए और लिपि कौन सी होनी चाहिए? देवनागरी होनी चाहिए। तो दोस्तों अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 343 में तो किया गया भाई भारत की जो राजभाषा होनी चाहिए कौन सी? हिंदी और लिपि देवनागरी। तो ऐसे दोस्तों भाई अपनी जो राजभाषाएं हैं इनका उल्लेख 343 से लेके 351 तक किया गया साथियों। और दोस्तों मैंने आपको बताया था 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? हमारे पास कुल कितनी भाषा है? राजभाषा 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया, वो इसी के अंतर्गत आती है। क्लियर साथियों? अब चलते हैं 18वें में। भाई भारतीय संविधान का 18वां भाग क्या कहता है कि भाई आपातकाल प्रावधान। 18वें में किस चीज का उल्लेख है दोस्तों? भाई आपातकाल प्रावधान। क्लियर साथियों? और इसमें 352 से 360 तक उल्लेख है। भाई 352 जो अनुच्छेद है 352 वो राष्ट्रीय आपातकाल है।
जो 56 है दोस्तों वो अपना राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो है दोस्तों वो वित्तीय आपातकाल की व्याख्या की गई है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अब आगे चलें। चलो भाई, अगर इसको कैसे याद करना है दोस्तों, कैसे याद करना है भाई? 17वें में हमारा क्या है? भाषा है भाई। एक जो भाषा है, अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी बातों को सही रूप से किसी के सामने नहीं रख सकता तो उसके सामने एक आपत्ति, एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे याद करना, 17वें में राजभाषा और 18वें आपातकाल। अगर वो सही से नहीं बोल पाता है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो 17वें में राजभाषा और 18वें में आपातकाल प्रावधानों की व्याख्या की गई। क्लियर दोस्तों? 19वां चलते हैं। 19वें में क्या बोला है दोस्तों? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में इसमें 361 से 367 तक किया गया। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल हो, अगर वो अपने पद के दौरान है तो उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता, न उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इन चीजों का उल्लेख जो है दोस्तों प्रकीर्ण भारतीय संविधान के 19वें भाग में उल्लेख किया गया। और 20वें भाग में क्या कहता है? संविधान संशोधन 368 368 है दोस्तों। 368 में क्या कहा गया है कि भाई भारतीय संविधान में कोई ना कोई बदलाव अगर आएगा तो संविधान के 368 के तहत हम कर सकते हैं। जो संविधान संशोधन का प्रावधान है कहां से लिया गया दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका से लिए गए। क्लियर है साथियों? अब चलते 21वें में। लिखा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। दोस्तों जैसे हम जानते हैं 370 इसी में आएगा ना दोस्तों, 370। इसमें क्या दोस्तों, जैसे हमने कश्मीर के उपबंधों के बारे में समझा है। और दोस्तों 369 से 369 से 392 तक बोला कि भाई 371 में बोला गया कश्मीर हो, ये जो है ना दोस्तों जो उपबंध है भाई कश्मीर का 370 में बोला गया। भाई 371 महाराष्ट्र, गुजरात है ना, गोवा, आंध्र प्रदेश, इन सभी उपबंधों के बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 22वां संक्षिप्त। भाई संक्षिप्त है मतलब कि शॉर्ट में क्या लिखा है दोस्तों? भारत का संविधान संक्षिप्त में हो गया। और आरंभ दोस्तों, जब हमारा भारत का संविधान जब बनकर के तैयार, इसका उल्लेख कहां है दोस्तों? 393 से 395 तक किया गया। संक्षिप्त में क्या है? भारत का संविधान, ये 393 में कहा गया। और 394 में दोस्तों कहा गया है भाई हमारे पास जो कुल मिला के कुछ अनुसूची ऐसी थी दोस्तों, जब हमारा भारत का संविधान बनकर के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बन गया था। और उसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 ऐसे कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही हमने क्या कर दिया दोस्तों? उसी दिन लागू कर दिया। और जो शेष हमारे अनुच्छेद रह गए थे वो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आज की इस वीडियो में आपने कुल 11 से 22 भागों के बारे में समझा होगा, और हर भाग में किन किन चीजों के बारे में समझाया गया है वो आपने समझा होगा। दोस्तों ये जो अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि भाई 245 से 263 में पर्टिकुलर क्या क्या कहा गया, ये मैंने मोटे तौर पर ऊपर बताया था दोस्तों। अगर मैं एक एक करके बताने लग गया तो दोस्तों 1.5 घंटे की वीडियो बन पाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि अब जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा वो दोस्तों कैसे बनाऊंगा, एक भाग को उठाऊंगा, एक भाग के अंदर जो 1 से 4 अनुच्छेद है, जैसे भाग अपना 1 में क्या है 1 से 4 तक उसमें क्या कहा गया है, फिर भाई भाग 2 में नागरिकता के बारे में 5 से 11 उसमें क्या क्या, ऐसे मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। क्लियर? तो मैं आशा करूंगा दोस्तों कि आपने आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग की मेरी दूसरी वीडियो 11 से 22 भागों के बारे में समझ लिया होगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आप लोग 22 भागों को याद करके अपने आने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे।